Hi everyone. Well, in this video we are going to discuss an essay of 500 word limit. मोस्ट ऑफ द जो भी एग्जाम्स हम देते हैं क्लैरिकल साइड से उसमें जब रिटन एग्जाम होता है तो जनरली पूछा जाता है 300 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का. सो दिस इज एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. सो लेट्स स्टार्ट कि किस टाइप से ये लिखा गया. द गैदरिंग स्टॉर्म अ प्लैनेट एट अ प्रिकेरियस टिपिंग पॉइंट. सो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू गिव एन आइडिया लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम तो आपको किस टाइप के टॉपिक्स पे किस तरह की वर्डिंग्स यूज़ करनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर. सो गैदरिंग स्टॉर्म, our planet at a precarious tipping point. Our planet, suspended in the cosmic void, is wrapped in a life sustaining yet fragile atmospheric blanket. Today, this vital shield is under siege primarily by human activity, driving the intertwined crises of global warming and climate change. While often used interchangeably, they represent distinct facts of same existential challenge. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यार, जस्ट एक इंट्रो देंगे हम लोग. ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कुछ वेरियस एडवांटेजेस हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस या उसके लिए हमको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, देन कंक्लूजन. सो वी आर स्टार्टिंग, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे. आई मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. बट इस टॉपिक में हम लोग के पास क्या पॉइंट्स आए. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा प्लैनेट जो है दैट इज सस्पेंडेड इन अ कॉस्मिक वॉइड. सो वी आर डिफाइनिंग अ प्लैनेट एंड इट इज रैप्ड इन अ लाइफ सस्टेनिंग येट फ्रेजाइल एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट. सो हमारा जो प्लैनेट है उसमें लाइफ सस्टेन तो हो रही है बट एक फ्रेजाइल एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट से वो जो है रैप किया गया. टुडे दिस वाइटल शील्ड इज अंडर सीज. जो भी ये शील्ड है हमारे को जो प्रोटेक्ट कर रही है बाहरली जो भी चीज़ें उससे, सो ये अफेक्ट हो रही है अंडर सीज प्राइमरली बाय ह्यूमन एक्टिविटी. जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ड्राइविंग द इंटरवाइन क्राइसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वगैरह और क्लाइमेट चेंज वगैरह जो है इसको अफेक्ट हो रहा है. सो वाइल ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को इंटरचेंजेबली जो हम यूज़ करते हैं, दे रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट फैक्ट्स ऑफ सेम एग्जिस्टेंशियल चैलेंज. तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग. हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये जो है सेम एग्जिस्टेंशियल चैलेंज से जो है राइज हो रहा है. स्पेसिफिकली जो अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर. जब अर्थ का जो है एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है लॉन्ग टर्म में, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग. वाइल जो कि क्लाइमेट चेंज है, इट एनकम्पासेस द बॉर्डर कैस्केडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वार्मिंग, द अल्ट्रेशंस इन वेदर पैटर्न्स. जो वेदर पैटर्न्स होते हैं उसकी वजह से जो भी हमारी लिमिट्स हैं वो उसको मतलब एक्सीड कर जाए, है ना. चाहे वो सी लेवल्स, बट दे सेट अल्ट्रेशन इन वेदर पैटर्न्स, सी लेवल्स, इकोसिस्टम एंड मोर. सो इसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो कुछ ज़्यादा ही होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा होगी. सो वाई दिस हैपन्स नाउ, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस. द इंजन ड्राइविंग दिस वार्मिंग इज द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेचुरली अकरिंग गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, दे ट्रैप हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, मेंटेनिंग टेम्परेचर हॉस्पिटेबल टू लाइफ. ठीक है. जो हमारा एक एटमोस्फेरिक ब्लैंकेट है उसमें जो ये है जब ट्रैप हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट रेडिएशंस जो है अप डाउन चलती है और एक हॉस्पिटेबल जो हो आपकी लाइफ के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन होता है. हाउएवर जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है या ह्यूमैनिटी हैज ड्रास्टिकली एम्प्लीफाइड दिस इफेक्ट, जब एक बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो रिलेंटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया जैसे कि कोल, ऑयल, गैस वगैरह जैसे कि एनर्जी के लिए, रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, विच रिमूव्स वाइटल CO2 एब्जॉर्बर्स. क्योंकि पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं, उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे दैट हैव पम्प्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ concentration of CO2, the primary culprit of primary culprit, these are now higher than at any point in at least 800,000, मतलब कि 8 लाख years. Scientific consensus is overwhelming. Human activities जैसे कि dominant cause of, these are the dominant cause of the observed warming trend, pushing the planet approximately 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels. Now, this seemingly small temperature increase unleashes a cascade of disruptive consequences, the hallmarks of climate change. अब ये जो है intensifying extreme weathers जो है जैसे कि warming oceans and atmosphere, supercharged weather systems, we witness more frequent, severe and unpredictable events devastating जैसे कि hurricane, cyclones, catastrophic flood, displacing millions, prolonged and deadly heat waves, crippling droughts, fueling wildfires of unprecedented scale and intense winter storm. So what they have discussed here, we are talking about intensifying extreme weather, we are talking about climate change जिसमें intensification हुई है. तो जो oceans हैं they are warming और जो atmosphere के वो super charge हो रहा है weather systems को. So we witness more frequent, severe and unpredictable events जैसे कि devastating hurricanes आ रहे हैं, है ना, cyclones आ रहे हैं, catastrophic flood जो कि display कर रही है millions को, मतलब ये अपनी जगह से एरिया से परे कर रही है, prolonged and deadly heat waves आ रही है, crippling drought मतलब सूखा आ रहा है बिल्कुल ही, जो वाइल्ड फायर्स को, जो जंगल की आग है उसको भड़का रहा है, अनप्रेसिडेंटेड स्केल मतलब बेनतहा स्केल पे, एंड इंटेंसिफाई विंटर स्टॉर्म्स, ठंड की जो स्टॉर्म्स आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं वो. राइजिंग सी लेवल्स एज लैंड बेस्ड आइस शीट्स जैसे कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका की बात की है इन्होंने, एंड ग्लेशियर्स दे आर मेल्टिंग एट एक्सेलरेटिंग रेट्स, एंड ओशियन वाटर एक्सपेंड्स एट इट एज इट वार्म्स. नाउ
एज इट वार्म्स सी लेवल्स जो है राइज हो रहे हैं, है ना। दिस थ्रेटन्स कोस्टल साइट्स, ये सिटी सॉरी, लो लेइंग आइलैंड नेशंस, वाइटल सॉल्ट वाटर इंट्रूजन क्रिएटिंग क्लाइमेट रेफ्यूजीज, है ना। सो जैसे जैसे क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है वहाँ की कंडीशंस में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब और क्या इससे हुआ, इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया, स्पीशीज जो है स्ट्रगल कर रही है टू अडेप्ट टू रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर एंड हैबिटेट्स, कोरल रीफ्स ब्लीच एंड they die in the warming, acidic oceans, polar bears lose their hunting grounds, forests succumb to pests and fires, and integrate food webs unravel, leading to widespread biodiversity loss with profound implications for planetary health. Now, the fourth point that what have been given is human health and livelihoods. So, climate change, it exacerbates malnutrition through crop failures. क्रॉप फेलियर हो रहा है तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जो है एग्जैक्सबरेट कर रहा है, मतलब बहुत बढ़ावा दे रहा है, उस चीज़ को बढ़ा रहा है। स्प्रेड्स वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू फीवर टू न्यू रीजन्स जहाँ पे नहीं भी होता था वहाँ भी हो रहा है। ओशंस एयर पॉल्यूशन एंड ट्रिगर्स मेंटल हेल्थ स्ट्रेस। इकोनॉमीज पर्टिकुलरली दोज रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर, फिशरीज, टूरिज्म, ये भी अफेक्ट हो रही है। इट इज़ फेसिंग स्वेयर डिसरप्शन। अब इन्होंने एड्रेस किया इस चीज़ को, एड्रेसिंग दिस ग्लोबल एमरजेंसी डिमांड इमीडिएट डिसिसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑन टू फ्रंट्स, मिटिगेशन एंड adaptation. Mitigation requires drastically reducing greenhouse gas emissions at their source. This entails a rapid global transition from fossil fuels to renewable energy, solar winds, hydro, geothermal, massive investment in energy efficiency, protecting and restoring forests and natural carbon sinks. अभी कार्बन सिंक्स में आपके जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, बट बिकॉज हम डिफॉरेस्टेशन के थ्रू पेड़ वगैरह काट रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एम्ब्रेसिंग, जितना भी हमने पीछे डिस्कस किया कारण है, उस चीज़ को किस तरीके से हम लोग एड्रेस कर रहे हैं वो इस चीज़ पे इफेक्टफुल होगा। एंड एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलर इकोनॉमीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ, दे हैव गिवन अ परफेक्ट एग्जांपल, दीज आर क्रूशियल फ्रेमवर्क्स, बट pledges must they translate into concrete accelerated actions, not just like they are making MOUs, but they should also follow the things that have been given to achieve the target. Simultaneously, adaptation is essential to manage the unavoidable impacts already locked in. This involves building resilient infra, developing drought resistant crops. क्या इन्वॉल्व कर रहा है, बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रा, डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, प्रोटेक्टिंग कोस्टल जोन, स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्मिंग सिस्टम फॉर एक्सट्रीम वेदर्स एंड प्लानिंग फॉर मैनेज्ड रिट्रीट फ्रॉम वल्नरेबल एरियाज। प्रभावित जो एरिया हैं या जहाँ हो सकता है वहाँ से किस तरीके से आपको रिट्रीट करना है, उस चीज़ को प्लान करना है, मैनेज करना है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, दीज आर नॉट डिस्टेंट, अलग नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थ्रेट्स हैं। दे आर डिफाइनिंग चैलेंजेस ऑफ आवर एरा अनफोल्डिंग बिफोर आवर आइज। द साइंस इज अनइक्विवोकल, द impacts are increasingly severe and the window for effective action is narrowing rapidly. This is a very perfect line and one should follow it in every मतलब किसी भी ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो। साइंस इज अनइक्विवोकल, द इम्पैक्ट्स आर इंक्रीजिंगली सीवियर एंड द विंडो ऑफ इफेक्टिव एक्शन इज नैरोइंग रैपिडली। मतलब इसका इफेक्ट भाई बहुत ज़्यादा है, साइंस भी मतलब इस पर प्रभावी, अनइक्विवोकल, है ना। इम्पैक्ट सीवियर हैं और जो विंडो है, मतलब जो एक खिड़की है हमारे पास इस पे टाइम से इफेक्टिवली एक्शन लेने की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे नहीं, रैपिडली, फास्टली, मतलब बहुत नैरो होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, मतलब ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं एकदम से हमारे पास। सो वी शुड वर्क अपॉन इट एज सून एज पॉसिबल। चॉइसेस वी मेक कलेक्टिवली टुडे फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिसी to individual consumption while determine whether we stabilize our climate system or condemn future generations to a profoundly altered, unstable and hostile planet. Now the responsibility and the opportunity to forge a sustainable future rests squarely on our shoulders. The time for half measure is over. Decisive global corruption is our only viable path forward. The time for half measures is over, कि हम जो आधा बोल सकते हैं ना कि जिसमें हम ले सकते थे वो एक्चुअली ओवर हो चुका है, और डिसिसिव ग्लोबल कोऑपरेशन इज अवर ओनली वाइबल पाथ फॉरवर्ड। और अब सिर्फ हमारे पास ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन है, जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो टारगेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको अचीव करना ही हमारा जो एक वाइबल पाथ बचा है आगे हमारे पास। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज कंसर्न, वन शुड लाइक सीरियसली थिंक अबाउट इट। सो दैट वॉज वट वी कैन गेट एन आइडिया कि हम क्या कुछ लिख सकते हैं इस टाइप के एक्सेस में, किस टाइप के ऐसे में किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।